नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। इस वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के प्रायिकता टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत से छात्र इसमें समस्या को फेस करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो जहाँ पे भी प्रश्न में या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पर आपकी प्रायिकता आएगी। अब कैसे, समझिए। जैसे आपका कोई पेपर हुआ और उस पेपर में आपका मित्र आपसे ये पूछता है कि आपके पास होने की कितनी संभावना है, और आप अधिकतर उत्तर ये देते हैं कि 50-50, यानी कि उस पेपर में आपके पास होने के 50% और पास ना होने के भी 50% संभावना है। अब यहाँ पर देखिए 50-50 यानी कि ये किसको डिनोट करेगा। अगर इसको हम लोग बटे के रूप में लिखें तो 1/2 यानी कि आधा। यहाँ पर देखिए 100% का 50% कितना है, आधा है। अब देखिए यहीं से आप प्रायिकता का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आप प्रायिकता का डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है। वो प्रायिकता का सूत्र ये कहता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स। यहाँ पर देखिए किसी परीक्षा में कुल संभावनाएं कितनी है, 2 संभावना होती है। कुल संभावना कितनी होती है, किसी परीक्षा में 2 संभावना कुल होती है। यहाँ पर टोटल ऑफ सैंपल्स उसको कुल संभावना बोलते हैं, ठीक है। 2 संभावनाएं कौन कौन सी हैं, या तो आप पास हो सकते हैं या तो आप फेल हो सकते हैं। तो कुल संभावना 2 हो गई। और आपसे पूछा गया था कि परीक्षा में पास होने की कितनी संभावना है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स की बात की जा रही है। वहाँ पर 1 केवल लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे ये बोला जा रहा है कि पास होने की कितनी संभावना है, तो वो 1 है। और कुल कितनी संभावना है, तो पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, इसलिए नीचे 2 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को सरल भाषा में हम लोग बताने की कोशिश करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी संभावना को गणितीय मान में व्यक्त करने की क्रिया प्रायिकता कहलाती है। अब कैसे, जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी परीक्षा में आपके पास होने की कितनी संभावना है, वहां पर आप बोल रहे थे 1/2। यहाँ पर देखिए इस संभावना को आप गणित के रूप में यानी गणितीय अंकों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी संभावना है, तो इसको हम लोग प्रायिकता बोलेंगे। अब एक एक करके सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि डीएलएड में पूछे जाते हैं। प्रायिकता मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि संभावना, जहां पर कोई निश्चित चीज हो वहां पर प्रायिकता के प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि वहां पर प्रायिकता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सूर्य जो है वह प्रतिदिन पूरब दिशा से उगता है, और अगर मैं ये बोलूं कि सूर्य के पश्चिम दिशा से उगने की क्या प्रायिकता होगी, यहाँ पे देखिए सूर्य के पश्चिम दिशा से उगने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पर सूर्य जो है वह निश्चित है कि पूरब दिशा से ही उगेगा और पश्चिम दिशा से नहीं उगेगा। तो जो चीज़ सर्टेन होती है यानी निश्चित होती है, डेफिनिट होती है, वहाँ पर प्रायिकता का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। प्रायिकता सिर्फ और सिर्फ वहीं लगेगी जहाँ पर आपकी कोई भी संभावना हो, यानी कि अगर आपकी 0.001% भी संभावना है तो वहाँ पर प्रायिकता होगी, लेकिन प्रायिकता वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी जहाँ पर कोई चीज़ सर्टेन है। अब देखिए क्या प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का सूत्र आपने पढ़ा था n यानी डिवाइडेड बाई ns, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल। अब यहाँ पर देखिए किसी भी भिन्न को 0 होने के लिए क्या आवश्यक है कि ऊपर वाला 0 होना चाहिए और नीचे वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर अंश में 0 होता है तो उसको भाग देने से 0 आएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि किसी अनुकूल जो संभावना होती है उसको हम लोग चुनते हैं, तो यहाँ पर ये 0 हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से कभी भी प्रायिकता का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। अगर यहाँ पर देखें कि सूर्य के पूरब से निकलने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो ये निश्चित है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करें तो वो 1 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें तो वो भी 1 है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है कि ये पूरब से ही निकलेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल्स दोनों 1 हो जाएंगे। उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे तो इस सूत्र से ये 1 आएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सूर्य हमेशा पूरब से ही निकलता है और इसके किसी और दिशा से निकलने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ पर चीज़ें सर्टेन होती हैं, निश्चित होती हैं, डेफिनिट होती हैं, वहाँ पर प्रायिकता नहीं आता है। यानी कि इससे हम लोग एक रेंज डिफाइन कर पा रहे हैं कि प्रायिकता की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए जो प्रायिकता की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रायिकता का रेंज आप लोग डिफाइन कर रहे हैं। प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वो निश्चित है कि 0 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए 0 नहीं हो रहा था, यानी कि 0 से कुछ भी ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा होगा। और प्रायिकता की जो वैल्यू होगी वह हमेशा 1 से कम होगी। क्यों?
एक होने पर चीज़ें सर्टेन हो जा रही हैं, निश्चित हो जा रही हैं, तो हमेशा याद रखें कि प्रायिकता का मान 0 से ज़्यादा और 1 से हमेशा कम रहेगा। अब देखिए, सिक्कों के उछालने पर आप लोग के बहुत ज़्यादा आधारित प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आप एक सिक्का देखिए, इसके बाद से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए, आप 1 रुपये का सिक्का देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर अशोक स्तंभ बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। तो अब सभी संभावनाएं इसी पर आधारित होंगी और इसी पर आधारित आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक सिक्का यहाँ पर उछालता हूँ तो यहाँ पर कितनी संभावनाएं हो रही हैं, संभावनाओं की संख्या मैं बोलूँ तो यहाँ पर कितनी संख्या हो रही है उछालने पर। या तो ये सिक्का हेड आ सकता है, यानी कि ये अशोक स्तंभ वाला आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुल संभावना कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और आपसे प्रश्न में यही पूछेगा कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि अनुकूल संभावना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स। अनुकूल संभावना कितनी है, यहाँ पर आपसे टेल पूछ रहा है कि क्या संभावना है। तो एक हो गया, दोनों संभावनाओं में से एक हो गया, टेल पूछ रहा है। और कुल संभावना कितनी थी, 2 थी, एच और टी यानी कि हेड और टेल। तो यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी, या फिर हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 सिक्के हो जाए, यहाँ पर देखिए अगर 2 सिक्के हो जाते हैं तो अब कितनी संभावना बन सकती है। यहाँ पर अब अगर कुल संभावनाओं की मैं बात करूँ, NS यानी कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, दूसरा ये हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, तीसरा संभावना ये हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, और चौथा संभावना ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए। यानी कि अगर सिक्के 2 रहते हैं तो कुल संभावना यानी कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स 4 होंगे, ठीक है। अब आपके प्रश्न में क्या पूछेगा कि दोनों सिक्कों के टेल आने की क्या संभावना होगी, तो वहीं आपका पहला वाला फॉर्मूला ऊपर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 पूछ रहा है कि दोनों में टेल आने की। अब देखिए, दोनों में टेल आने की संभावना कितनी है, 1 है, और कुल संभावना कितनी है, 4 है। यानी कि अगर टेल पूछता है कि दोनों सिक्कों में टेल के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/4। अगर आपका पूछेगा कि पहले सिक्के में टेल और दूसरे सिक्के में हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो ये भी हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से आपसे इन चारों संभावनाओं में से किसी एक पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि कुल सिक्कों की संख्या 3 है, तो उस कंडीशन में टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए और तीसरे में भी हेड आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुल 8 संभावनाएं बनती हैं, यानी कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल 8 हो गए। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 सिक्कों में हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो किन्हीं 2 सिक्कों में हेड आने का मतलब ये हो गया कि तीनों सिक्कों में से किसी भी 2 में हेड आएगा और तीसरे में टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सिक्कों में हेड आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सिक्कों में हेड आ रहा है, और यहाँ पर भी हेड आ रहा है 2 सिक्कों में, और यहाँ पर टोटल इतने ही हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में हेड हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल यानी कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और NS कितना हो जाएगा, यानी कि कुल संभावना कितनी है। यहाँ पर आप देखिए 8 संभावना है। तो अगर आप प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, NE डिवाइडेड बाई NS, यानी कि 3/8 इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी 2 सिक्के में हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/8 होगी। अब देखते हैं कि पासे को उछालने पर क्या प्रायिकता होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लूडो जो खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है, जिसको आप लोग फेंकते हैं, उसको पासा बोलते हैं, और उसमें 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे रहते हैं या फिर बिंदी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल संभावना कितनी हो सकती है, यहाँ पर देखिए आपके कोई भी अंक आ सकते हैं, यानी कि 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पर कुल संभावना की बात अगर करें, नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स, तो वो उसकी संख्या हो जाएगी 6। और आपसे प्रश्न में इस टाइप से पूछेगा कि आपकी किसी पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 संख्या में से आपको एक संख्या लेना है। तो अब यहाँ पे 4 आने की प्रायिकता कैसे हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं प्रायिकता की, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल, यानी कि 1/6 4 आने की प्रायिकता हो जाएगी किसी पासे को फेंकने पर। अभी हमने बात की कि अगर पासे की संख्या 1 हो, अगर पासे की संख्या 2 हो जाती है तो फिर देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर देखिए 2 पासे हैं, तो मान लीजिए कि पहले पासे में 1 आ गया, ठीक है।
पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में क्या हो सकता है कि 1 से लेकर के आपकी 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए पहले पासे में 1 आ रहा है, दूसरे पासे में 6 तक की संभावना बन सकती है, यानी कि पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, इन सब में से कोई भी संख्या आ सकती है। इसी प्रकार से अगर पहले पासे में मैं 2 मानूं तो इसी प्रकार से 6 फिर संभावनाएं बनेंगी कि दूसरे पासे में 6 अंक आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर पहले पासे में 3 मानेंगे तो दूसरे पासे में भी फिर 6 संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कुल जो संभावनाएं बनती हैं, अगर पासों की संख्या कुल अगर 2 है तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी प्रत्येक अंक पर 6 बन रहा है, यानी कि टोटल पासों की संख्या 6 होती है और 1 पर 6 की संभावना बन रही है, यानी कि कुल संभावना जो बनेगी वह बन जाएगी आपकी 36, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2 पासे हैं तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल जो होंगे NS होगा वो होगा 36। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आपको प्रश्न हल करने होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक थैले में 6 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है। यहाँ पर देखिए कोई थैला है, ठीक है। इस थैले में टोटल जो गेंद है वो 9 है, ठीक है। टोटल गेंद 9 है और यहाँ पर ये जो गेंद है ये लाल रंग की है, ये लाल रंग की 6 गेंद है और 3 जो गेंद है वह काले रंग की है। यहाँ पे 3 गेंद काले रंग की है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यादृच्छाया मीन्स क्या होता है, रैंडम। जैसे कि अगर हम लोग आंख बंद करके कोई भी बॉल निकालते हैं, ठीक है, रैंडमली कोई भी बॉल निकालते हैं, तो ये बोल रहा है कि उस बॉल के काले होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम NE की बात करें कि यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि कितनी उसमें से निकालेंगे तो उसकी कितनी संभावना होगी। यानी कि देखिए यहाँ पर काला बोला और काले गेंदों की संख्या कितनी थी, 3। तो यानी कि जब भी हम इसमें से बॉल निकालेंगे तो वो बॉल काला कब होगा, वो तभी काला होगा जब इन्हीं 3 काले बॉलों को हम लोग निकालेंगे। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो जाएंगे, यानी कि टोटल संभावना कितनी हो जाएगी। अगर हम लोग कोई भी बॉल निकालते हैं तो 3 में से एक तो ये हो सकता है कि इन तीनों बॉलों में से कोई आ जाए, और एक ये संभावना हो सकती है कि इन लाल जो 6 गेंद हैं उन 6 में से कोई भी आ जाए। यानी कि अगर हम लोग कोई भी बॉल निकालते हैं तो टोटल 9 संभावना है, 9 संभावना है जिससे इसमें से कोई भी बॉल निकल सकता है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि काले गेंदों की प्रायिकता निकालने की कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रायिकता जो होगी वह हो जाएगी NE डिवाइडेड बाई NS, ठीक है। यहाँ पर देखिए NE की वैल्यू आपकी 3 है और NS की है 9, यानी कि ये आ जाएगा 1/3। यानी कि अगर हम लोग रैंडमली कोई बॉल निकालते हैं तो उस बॉल के काले होने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/3। अगर आपसे यही प्रश्न में पूछता कि लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी तो आपका क्या हो जाता, NE यहाँ पर बदल जाता, NE फिर कितना हो जाता आपका, वो हो जाता 6, क्योंकि लाल जब गेंद निकालेंगे तो ये निश्चित है कि इसी 6 गेंदों में से कोई एक निकलेगा तभी वो लाल होगा, ठीक है। तो NE आपका 6 हो जाएगा और NS आपका फिक्स रहता है, 9 रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 6/9। यानी कि इसको आप 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3 प्रायिकता होती किसी गेंद के लाल निकालने की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 पासे एक साथ ऊपर फेंके जाते हैं, ठीक है। दोनों पासों पर विषम अंकों के ऊपर आने की क्या प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए एक पासा आपने फेंका, उस पर 1 आ गया, 3 आ गया या फिर 5 आ गया, ये सभी विषम संख्या। और दूसरे पासे को भी फेंकते हैं तो उसमें भी अगर आपका 1 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, तो ये क्या संभावना बनेगी या फिर क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर ऊपर विषम संख्या आ जाए। यानी कि देखिए पहले पर क्या आ सकता है, 1, 3 या फिर 5, ठीक है। यही 3 विषम संख्या होगी क्योंकि 2, 4 और 6 सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे पासे में भी यही 3 संभावना बनेगी कि उसमें भी या तो 1 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए। इसके साथ भी यही संभावना बनेगी कि या तो 1, 3, 5 में से कोई एक आ जाए, और इसके साथ भी सेम संभावना बनेगी कि 1, 3, 5 में से कोई एक आ जाए। तभी आप देखेंगे कि दोनों पासे पर ऊपर विषम संख्या आएगी। यानी कि कुल संभावनाएं की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कितनी बन रही है, यहाँ पर 3 संभावना, यहाँ पर 3 संभावना, यहाँ पर 3 संभावना, यानी टोटल NS नंबर ऑफ टोटल सैंपल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये NE होगा क्योंकि ये आपका अनुकूल है। और NS की बात करूं कि यानी कि टोटल सैंपल, अगर उसकी बात की जाए तो 2 पासे उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं बनती थी, अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया, तो वो टोटल संभावना बनती है आपकी 36।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर दोनों पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी जा रही है तो सूत्र से आप लोग NE/NS करेंगे, यानी 9/36 कर देंगे, यानी कि इस 9 से ये कट जाएगा, यानी कि 1/4 प्रायिकता आपका उत्तर आ जाएगा कि दोनों पासे पर ऊपर विषम संख्या आने की ये प्रायिकता होगी। और अगर आपसे इसी तरह प्रश्न में सम संख्या आने की प्रायिकता पूछता तो यहाँ पर आप 1, 3, 5 ना लेकर के 2, 4, 6 लेते, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे में भी आप लेते तो इसकी भी उत्तर इसी तरीके से 3-3 संभावनाएं तीनों अंकों के साथ बनती, सम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, और उस कंडीशन में भी उत्तर आपका इतना ही आता। देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बैग दिया गया है, उस बैग में कुल 8 लाल गेंद हैं, 7 नीली गेंद हैं, 3 हरी गेंद हैं और 2 सफ़ेद गेंद हैं। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करूँ, यहाँ पर देखिए अगर कुल संभावनाएं की बात करें तो यहाँ पर कुल कितनी गेंद हो गई, 8, 7, 15, 15, 3, 18 और 2, 20, यानी कि कुल संभावना आपकी 20 हो रही है, ठीक है। यानी कि कोई गेंद निकालेंगे तो उसमें 20 संभावनाएं हो सकती हैं। अब आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इतनी कुल गेंद है और किसी एक गेंद को रैंडमली निकाला जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही उसको कलर को ध्यान ना देकर के कोई भी गेंद निकाल लेते हैं। अब आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि उस एक गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि 20 टोटल गेंद है और हम लोग ऐसे ही रैंडमली कोई गेंद निकालते हैं तो क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो। यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने इसी टाइप का प्रश्न किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कब हो सकती है, जब इस 8 लाल गेंद में से ही कोई एक आए, यानी कि NE की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और NS की वैल्यू आपको 20 ज्ञात है। 20 हम लोग कैसे निकालें, कुल गेंदों को जोड़ देंगे तो कुल संभावना आ जाएगी, यानी कि गेंद के लाल होने की संभावना क्या होगी, 8/20 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको और काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि नीली गेंद होने की क्या संभावना है। नीली गेंद कैसे होगी, जब इसी 7 में से कोई एक गेंद बाहर आए, यानी कि NE का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और NS का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, यानी कि नीली गेंद होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 7/20 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि नीली ना होने की संभावना क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल गेंद 20 है और इस 20 गेंद में से अगर हम लोग ऐसा निकालें कि इन 7 गेंद में से कोई भी गेंद ना निकले तो इसका संभावना क्या होगा कि 7 जब नीला नहीं निकलेगा तो इस लाल, हरा और सफ़ेद में से ही कोई एक गेंद निकलेगा, यानी कि NE की वैल्यू 20 में से इस 7 को अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये जो गेंद बचेगी लाल, हरी और सफ़ेद, इसमें से कोई निकलेगा तो वो नीला नहीं होगा, यानी कि NE की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11 और 2 13 NE की वैल्यू हो जाएगी, और NS की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो गेंद के नीली ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, यानी प्रायिकता 13/20 हो जाएगी। इसी प्रकार से लाल ना होने की संभावना क्या हो जाएगी, अब देखिए इस लाल वाले में से कोई एक नहीं निकलता है तो ही संभावना है कि बाकी कलर निकले, यानी कि नीला, हरा या फिर सफ़ेद निकले। तो लाल ना होने की संभावना इस लाल को छोड़ करके कोई भी और गेंद निकले, यानी कि 7, 3, 10 और 2 12, यानी कि NE की वैल्यू 12 हो जाएगी और NS आपका 20 है, यानी कि लाल गेंद ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 12/20। इसी प्रकार से हरा ना होने की संभावना, तो इन 3 को छोड़ करके अगर बाकी के गेंद में से कोई एक निकलता है तो वो हरा नहीं होगा, यानी कि आप देखें 8, 7, 15 और 2 17 आपका NE हो जाएगा और NS आपका 20 दिया गया, यानी कि उस गेंद के हरा ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 17/20। दोस्तों प्रायिकता में इसी तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों DLED 4th सेमेस्टर के अन्य टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।